गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और जैसा कि तुम लोगों को बताए थे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट से एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज हम इस वीडियो में तुमको 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो पहला 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आराम से सुनोगे, एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखने से तुमको समझ में आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि यह तुमको एनसीईआरटी का पेज नंबर 46 पर मिल जाएगा। वैसे हम क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। देखो दोनों चार्ज पार्टिकल एयर में रखा हुआ है। तो दोनों चार्ज पार्टिकल एयर में रखा हुआ है तो पहली बात की यह एक चार्ज है, हो गया Q1, दूसरा Q2, बीच का डिस्टेंस है D, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, फोर्स रिपल्सिव होगा क्योंकि लाइक चार्जेज है, दोनों चार्ज पॉजिटिव रहेगा, फोर्स क्या होगा रिपल्सिव। Q1 Q2 को अपने से अवे रिपेल करेगा और फिर Q2 भी Q1 को अपने से अवे रिपेल करेगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, दोनों चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलम और दूसरा चार्ज है 3 × 10⁻⁷ कूलम और D का वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान देना है यह एसआई यूनिट में नहीं है, इसलिए इसको एसआई यूनिट में चेंज कर लिए हैं। 0.3 मीटर हो गया डिस्टेंस। एसआई यूनिट में चेंज करना कभी नहीं भूलेंगे कि बिना एसआई यूनिट में चेंज किए हुए तुमको आंसर जो है सो न तो मैग्नीट्यूड में आएगा और यूनिट भी ठीक से नहीं आएगा, इस पर ध्यान देना है। अब हम कूलम्ब्स लॉ से जानते हैं कि F = K Q1 Q2/r²। बहुत सिंपल है। K का वैल्यू हो गया 9 × 10⁹ और Q1 Q2 का वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दिए। डिस्टेंस 0.3 मीटर का होल स्क्वायर, तो उसको सॉल्व किए 54 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 0.09। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन और फोर्स का नेचर रिपल्सिव होगा। एक बार फिर से याद दिला दें, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है, लाइक चार्जेज है, इसलिए फोर्स का नेचर क्या होगा रिपल्सिव होगा। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन में ठीक वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसमें है कि फोर्स दिया हुआ है और डिस्टेंस पूछ रहा है और दोनों चार्ज का वैल्यू, एक चार्ज इसमें 0.5 माइक्रो कूलम जो कि पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा चार्ज निगेटिव दिया हुआ है, तो ये चार्ज है निगेटिव। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो निगेटिव चार्ज के माइनस साइन को नहीं लिखेंगे क्योंकि रूट के अंदर माइनस डिफाइन नहीं है, इसलिए चूंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसलिए F = K Q1 Q2/d²। तो D का वैल्यू देखो सॉल्व करके, तो D का वैल्यू सॉल्व करोगे तो आएगा √K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय F। अब फिर इसमें कुछ नहीं करना है, D का वैल्यू निकाल लिए, K का वैल्यू Q1 Q2 और F दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, तो 0.2 न्यूटन यहाँ आ गया। इसको सॉल्व किए तो आंसर आया हमको D का वैल्यू 0.12 मीटर, लेकिन उसको हम लोग सेंटीमीटर में बदल लिए, 100 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया वो 12 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि एक चार्ज दूसरे पर 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और डिस्टेंस हम लोग निकाल लिए हैं, तो कहता है कि Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगाएगा। तो फिर वही बात को दोहराएंगे कि कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स एपियर होता है वो एक्शन और रिएक्शन का फोर्स है, और एक्शन रिएक्शन का फोर्स क्या होता है हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। इसलिए बहुत आसान बात है कि जितना Q1 अगर Q2 पर 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाता है तो Q2 भी क्या करेगा, Q1 पर 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। लेकिन एक चार्ज चूंकि पॉजिटिव है और एक चार्ज निगेटिव है, इसलिए ये फोर्स यहाँ पर क्या होगा, इसका नेचर हो जाएगा एट्रैक्टिव और दोनों पर एक दूसरे का फोर्स क्या होगा, बराबर हो जाएगा। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में जो है सो उसमें तुमको सिंपली पूछ रहा है कि ये जो रेशियो है KE² डिवाइडेड बाई GME × MP, कहता है इसका वैल्यू निकालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत साधारण क्वेश्चन नहीं है। इसमें तुमको एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा
इंप्रेशन आएगा कि इस क्वेश्चन के बनाने के बाद तुमको पता चलेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वह एक दूसरे में कितना कंपेरिजन है। हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ के वैल्यू से काफी कम है, बहुत ही वीकेस्ट फोर्स है, जिसके बारे में कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। तो इस बात का तुमको इंप्रेशन इससे आएगा, इसमें और कुछ नहीं। सबसे पहले हमको देखना है कि यह आया कहां से। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक प्रोटॉन है, यहाँ मास कंसीडर किए हैं, इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास और डी डिस्टेंस से सेपरेट कर दिए एयर में। अब ये दोनों मास है तो एक दूसरे को फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इस फोर्स को हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स? तो यह दोनों मास के बीच का फोर्स है। तो दो मास के बीच में, दो बॉडी के बीच में जो फोर्स हम लोग निकालते हैं, जो उसके मास के कारण अपियर होता है, तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दूसरे फिगर में हम लोग देखेंगे कि वही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लेते हैं ई है, और प्रोटॉन का चार्ज भी मानना पड़ेगा कि उसका मैग्नीट्यूड भी ई है। एक यह इलेक्ट्रॉन माइनस ई है और एक क्या है प्लस ई है। अब दोनों फिर डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो यहाँ एक चार्ज चूंकि निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। अब फिर दोनों के बीच में अट्रैक्शन रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए कहेंगे कि यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके कारण अपियर हो रहा है? तो चार्ज के कारण अपियर हो रहा है। इसलिए इस फोर्स को हम डिनोट कर देते हैं एफ ई। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको डिनोट कर दिए एफ जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकालेंगे। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एफ जी है जी इलेक्ट्रॉन का मास इंटू प्रोटॉन का मास, दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी, तो डी स्क्वायर आ गया। उसी ढंग से कूलम्ब्स लॉ से हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यह आ गया एफ ई इक्वल टू के इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। लेकिन यहाँ फिर हम निगेटिव वैल्यू को, इलेक्ट्रॉन का चार्ज चूंकि निगेटिव है, लेकिन निगेटिव वैल्यू को हम ओमिट करते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। क्योंकि हमको केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसलिए साइन पर हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अब जब एफ ई और एफ जी का रेशियो निकालोगे तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सिंपली मिल गया यह के ई स्क्वायर बाई जी एम ई इंटू एम पी। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया, जो क्वेश्चन में यह जो रेशियो पूछता है तो तुमसे पूछेगा यह किस चीज का रेशियो है, तो कहेंगे कि यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो है। अब देखो इसमें जितना भी अननोन क्वांटिटी है, सारे अननोन क्वांटिटी को यहाँ लिख दिए हैं। के का वैल्यू भी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा हुआ है जो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है मैग्नीट्यूड में, और कैपिटल जी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसके वैल्यू को लिखे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास लिखे हैं और प्रोटॉन का मास लिखे हैं। इस सारे डाटा को जब इस इक्वेशन में हम सभी वैल्यू को पुट करते हैं और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के यहाँ स्क्वायर कर दिए हैं, उसका जी का वैल्यू लिख दिए हैं, और तब इलेक्ट्रॉन का मास लिख दिए हैं और प्रोटॉन का मास लिखे हैं। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट तुमको खुद अपने करना है, अब बिना कैलकुलेट करके आंसर याद नहीं करना है, खुद से एक बार और कैलकुलेट करके तुम देख लोगे। क्योंकि कैलकुलेशन चूंकि इसका लंबा हो जाएगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसलिए तुम पर हम छोड़ दिए हैं कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो एफ ई बाई एफ जी का वैल्यू आता है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39। देखो 10 टू द पावर 39 कितना बड़ा वैल्यू है। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद हम लोग पाएंगे कि एफ ई का वैल्यू कितना हो गया, एफ ई इक्वल टू हो गया 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39 इंटू एफ जी। यानी एफ जी में इतने बड़े क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स है। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और इसमें तुमको इस बात का इंप्रेशन आ जाता है। इसलिए हम लोग क्यों कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो मोस्ट डोमिनेंट फोर्स है इस नेचर में, इस यूनिवर्स में, सेलेस्टियल बॉडी के बीच में, वो बहुत डोमिनेंट फोर्स है। लेकिन असल में उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है। इस बात की जानकारी मिल गई कि एफ ई इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39 एफ जी। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ा फोर्स है,
in comparison to gravitational force. तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 2 पार्ट में है, जिसमें पहला पार्ट बोलता है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। असल में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि पूछ रहा है इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए है कि किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज है तो चार्ज जो है सो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रहता है। बॉडी पर चार्ज कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रहता है। बॉडी पर चार्ज ग्रेन के रूप में रहता है। देखो ये यहाँ चार्ज है, 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 यहाँ चार्ज है। और चार्ज का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वह मानते हैं हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन का। अगर क्वार्ट्ज के कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी अप्लाई नहीं करें तो मानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेसिक चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज है, क्वांटा ऑफ चार्ज है, ग्रेन ऑफ चार्ज है, और वह चार्ज का स्मॉलेस्ट वैल्यू है इन नेचर। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन नेचर इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। उससे छोटा वैल्यू चार्ज का हो नहीं सकता है। अगर तुम कहोगे कि क्या एक चार्ज का वैल्यू E/2 हो सकता है, तो नहीं होगा। E/5 हो सकता है, तो बोलेंगे नहीं होगा। 2/3 हो सकता है, तो बोलेंगे नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि चार्ज का वैल्यू क्वांटाइज है, चार्ज का वैल्यू एक ग्रेन के फॉर्म में है। तो जैसे एक बोरा में गेहूं हम रखते हैं तो गेहूं का दाना के रूप में रहता है, एक एक दाने से मिलकर के पूरा बोरा गेहूं बना हुआ है। उसी ढंग से चार्ज जो है सो एक एक छोटे छोटे ग्रेन से मिलकर के बना हुआ है। तो मान लीजिए कि इसमें छोटा छोटा ग्रेन की संख्या अगर E है, ग्रेन की एक ग्रेन में चार्ज है E, और ऐसे टोटल ग्रेन की संख्या मान लेते हैं अगर N है, तो बहुत आसान है कि इस टोटल बॉडी पर जो चार्ज Q अपेयर होगा वह होगा N इंटू E, टोटल चार्ज ऑन दी बॉडी। जहाँ N क्या हो गया, इंटीजर हो गया। अगर वह पॉजिटिव है तो प्लस होगा, +1 +2 +3। अगर निगेटिव है तो -1 -2 -3। लेकिन चार्ज हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होगा, चार्ज फ्रैक्शनल के फॉर्म में नहीं होगा। और इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इन द फॉर्म ऑफ द बेसिक चार्ज, इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेन्स। एंड द नेट चार्ज ऑन द बॉडी is the integral multiple of the basic charge and it is written as Q = Ne, जहाँ N क्या है, इंटीजर है। इसीलिए हम लोग कहते हैं किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है, चार्ज कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो कहता है कि व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्ज। यानी जब लार्ज स्केल चार्ज को हम जब डिस्कस करते हैं तो उसके साथ हम लोग डील करते हैं कि किसी बॉडी पर अगर बहुत सारा चार्ज है तो उसको जो डिस्कस करते हैं तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर क्यों कर देते हैं। बहुत आसान बात है, हम उसको एक एग्जांपल से तुमको बताते हैं कि तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझ गए। अब वो है वो इस क्वेश्चन नंबर का जो दूसरा पार्ट है वह कहता है कि जब किसी बॉडी पर जब हम चार्ज जब ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा क्वांटिटी में चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्यों इग्नोर कर देते हैं। बहुत ही सिंपल ढंग से इसको समझ सकते हो, बहुत आसान है कि हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इतने कूलम का चार्ज है। अब यदि हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 कूलम चार्ज तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज वो हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन के बनने से 1 कूलम चार्ज बनेगा, तो हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻⁹। इसको जब सॉल्व करेंगे, जिसमें हटा के ऊपर ले जाओ, तो हो गया 10 × 10⁻, ऊपर चला गया पावर पॉजिटिव हो जाएगा, 19 डिवाइडेड बाई होगा 16। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.8
25 इंटू 10 टू द पावर 18। अब देख लीजिए इलेक्ट्रॉन की कितनी बड़ी संख्या होगी, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। यह बहुत ही इनॉर्मस वैल्यू हो गया चार्ज इलेक्ट्रॉन की संख्या का। तो मात्र एक कूलम्ब चार्ज के लिए हमको इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम मानते हैं कि नहीं, जब बॉडी पर जब चार्ज की मात्रा जब ज्यादा है तो उसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हमको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर कर देना पड़ेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को यहाँ पर ये मान करके नहीं चलेंगे, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अगर एक चार्ज, अगर यही इतना इलेक्ट्रॉन अगर इस बॉडी पर यदि रिसाइड करता है, तो अगर ये मान लेंगे कि एक सेकेंड में यदि एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलता है तो करोड़ों अरबों वर्ष लग जाएगा इतना चार्ज इससे रिलीज होने में। और यही कारण है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम क्या करते हैं, जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, मैक्रोस्कोपिक नॉट माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जब चार्ज पर को हम डिस्कस करते हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि मात्र एक कूलम्ब के चार्ज के लिए इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो मानते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, और उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसी प्रकार से पूरा एनसीईआरटी का सॉल्व करके क्वेश्चन तुम लोगों को हम वीडियो बना करके भेजेंगे। सबसे बेहतर तरीका है कि वीडियो को तुम लोग सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो वह तुम्हारा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास जल्दी पहुंच जाएगा और तुमको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो क्वेश्चन सब है फिर हम तुरंत अगले वीडियो में फिर अपलोड कर देंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसे पहले वाला क्वेश्चन में देखे थे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग सीखे और उस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में वह क्वेश्चन बेस्ट था। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 5वां लास्ट क्वेश्चन जो है, वह कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, चार्जेज अपीयर ऑन बोथ। A similar phenomenon is observed with many other pairs of the bodies. Explain how this conservation is consistent with the law of conservation of charge. चार्ज के साथ कैसे कंजर्व करता है, एक सिंपल एग्जांपल हम तुमको बताते हैं। तो मान लो ये ग्लास रॉड है, तो ये न्यूट्रल था पहले, यानी मान लेते हैं कि इसमें 100 इलेक्ट्रॉन था तो इस पर 100 प्रोटॉन था क्योंकि न्यूट्रल था। यह सिल्क क्लॉथ है, इस पर मान लेते हैं कि 150 इलेक्ट्रॉन्स है और 150 क्या है, प्रोटॉन्स है। यानी बिफोर रबिंग, यानी रब करने से पहले ये भी क्या था, न्यूट्रल था। मान लेते हैं कि जब ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ से रब कर देते हैं तो ग्लास रॉड में क्या होता है, मान लेते हैं कि 25 इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से कहां शिफ्ट कर गया, सिल्क क्लॉथ पर आ गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई और प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन अब हो गया 75 इलेक्ट्रॉन, अब प्रोटॉन हो गया 100 प्रोटॉन है। इसलिए यह ग्लास रॉड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब जो 25 इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पर आ गया तो अब सिल्क क्लॉथ पर चार्ज का इलेक्ट्रॉन का संख्या हो गया 175। 25 प्लस 150 175 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन इस पर प्रोटॉन की संख्या क्या है, 150 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया, इसलिए यह हो गया पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क क्लॉथ हो गया निगेटिवली चार्ज। अब हमारे सिस्टम में पहले ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ दोनों अनचार्ज था। तो जब अनचार्ज था तब हम चार्ज को काउंटिंग करते हैं। ग्लास रॉड का 100 इलेक्ट्रॉन और सिल्क क्लॉथ का 150 इलेक्ट्रॉन, तो 250 इलेक्ट्रॉन। आप फिर उसी से दोनों के प्रोटॉन को जोड़ते हैं तो 250 प्रोटॉन। अब देखिए चार्ज का ट्रांसफर हो गया, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चला गया। लेकिन अब इस पर ग्लास रॉड पर जो चार्ज बच गया वो 25 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो 100 इलेक्ट्रॉन से 25 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो 75 इलेक्ट्रॉन और इस पर हो गया कितना 175 इलेक्ट्रॉन। तो 150 पहले से था और 25 आया इधर से, तो टोटल हो गया 250 इलेक्ट्रॉन। अब देखोगे प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का तो ट्रांसफर हुआ नहीं, क्योंकि बॉडी का जो रब करते हैं जिसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं,
तो दो बॉडी को रब करते हैं तो दोनों बॉडी चार्ज होता है, लेकिन वो प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस पर बाउंडेड है, केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ध्यान से समझना है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उसमें होता है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या पहले 250 था। अब देखो बिफोर रबिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 250, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 250, और रबिंग के बाद भी इस आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल चार्ज को जब हम काउंट करते हैं, टोटल चार्ज को जब ऐड करते हैं, नेट चार्ज जब निकालते हैं, तो फिर हो गया फिर 75 इलेक्ट्रॉन 175 250 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर 100 प्रोटॉन प्लस 150 प्रोटॉन 150 प्रोटॉन, तो हो गया 250 प्रोटॉन। यानी बड़ी चार्ज भी हो गया, चार्ज का ट्रांसफर भी हो गया। उसके बाद भी बिफोर रबिंग जो चार्ज का मैग्नीट्यूड था, जो चार्ज का नंबर था, और रबिंग के बाद भी चार्ज का फिर वही नंबर आ गया। इसका मतलब हो गया कि चार्ज जो है आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या होता है, हमेशा कंजर्व होता है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वेरी वेरी थैंक यू। इस वीडियो को तुम बार बार देखोगे, अगर पढ़ना चाहोगे ठीक से तो वीडियो से तुमको क्लियर हो जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरे बार में समझना है, बार बार देखना है, तुमको समझ में आ जाएगा। और जितने सारे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उसमें तुम लोग क्या करो, लिंक शेयर कर दो। और लिंक शेयर कर दोगे तो तुमको बड़ी आसानी होगी और दूसरे को भी लाभ हो जाएगा। और दूसरे स्टूडेंट भी, तुम्हारे और स्कूल के दूसरे स्टूडेंट हैं, वहाँ भी वीडियो तुम शेयर कर सकते हो। जो पढ़ने वाला लड़का है, जो अपने से अगर बहुत तेज, पहले से ही बहुत तेज है, तो हमारे वीडियो से उसको फायदा नहीं होगा। हमारे वीडियो से केवल कमजोर स्टूडेंट को फायदा होगा, तेज स्टूडेंट को फायदा नहीं होगा।